नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको डिटेल से भारत में मेडिकल के एडमिशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, अगर भारत में आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, पहली जो शर्त है वो है कि आपको नीट एग्जाम में मिनिमम क्वालिफाई होना जरूरी है। और ये जो नीट का क्वालिफाइंग स्कोर है वो सेम ईयर का होना चाहिए। मतलब अगर आप 2024 में क्वालिफाइड थे, 25 में नहीं हुए हैं, तो आप 2025 के एमबीबीएस एडमिशन प्रोसेस जो इंडिया का है उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये पहली चीज आपको ध्यान में रखना जरूरी है। देखिए, अगर आप रशिया जाना चाहते हैं, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तो 2024 में भी अगर आप क्वालिफाइड हैं, 2023 में भी क्वालिफाइड हैं, तो आप जा सकते हैं। लेकिन इंडिया में या नेपाल में अगर आपको एडमिशन लेना है तो सेम ईयर में आपको मिनिमम नीट में क्वालिफाई होना जरूरी है। ये हो गई पहली बात। दूसरा चीज है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मिनिमम 50% मार्क्स होना जरूरी है। मिनिमम 50% मार्क्स से मेरा मतलब है ये 300 का जो एग्जाम है उसमें 150 जरूर होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलाकर अगर आप 149 भी स्कोर किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं 2025 के एडमिशन प्रोसेस में। तीसरी चीज जो आप समझिए कि जो एज का फैक्टर है, अपर एज लिमिट नहीं है लेकिन लोअर एज लिमिट है। तो जिस साल भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस साल के 31 दिसंबर तक मिनिमम आपको 17 साल का होना जरूरी है। अगर आप 17 साल के नहीं हैं 2025 के 31 दिसंबर तक, तो भी आप एडमिशन प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो ये तीन आपको बातें जाननी जरूरी है जो आपको इंडिया में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब आते हैं एडमिशन प्रोसेस में। एडमिशन प्रोसेस के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो आपने समझ लिया। अब इसके बाद आते हैं कि भारत में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, डिम्ड कॉलेज हैं, स्टेट में आपके लिए कोटा है, ये सबको भी आपको समझना बहुत जरूरी है। तभी आप समझ पाएंगे कि आप कौन से कॉलेज में पहुंच सकते हैं। कुछ स्टेट्स में स्टेट कोटा है, कुछ स्टेट्स में कुछ आपके लिए स्पेशल रिजर्वेशन के लिए कोटा है। तो इन सब बातों को भी आपको समझना होगा अगर आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं। कुछ मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूं। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं और एनसीसी से आते हैं तो भी आपके लिए रिजर्वेशन है। अगर आपके फादर एक्स सर्विसमैन है तो आपके लिए रिजर्वेशन है। अगर आपके फादर या ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे तो भी आपके लिए रिजर्वेशन है। तो इस तरह के भी स्पेशल कोटा हैं। साथ ही जो आपका जो कैटेगरी है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी हैं, एसटी हैं, कुछ स्टेट में इस ओबीसी का भी डिफरेंट बाइफर्केशन है। जैसे अगर आप बिहार से हैं तो वहां बीसी है, ईबीसी है, हरियाणा से हैं तो बीसीए है, बीसीबी है। तो आपको यह जानना जरूरी है कि आपके पास क्या कैटेगरी है। जो भी कैटेगरी आपके पास या कोई आपके पास स्पेशल कोटा है तो उसके लिए आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मतलब आपके पास उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। जो फॉर्मेट वो स्टेट अपने ब्राउज़र में पब्लिश करता है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये जो है, इन्हीं सब चीजों को अगर आपको डिटेल में समझना रहता है उसके लिए हमारा 1-to-1 सेशन है। मैं आपसे ये बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आपका कोई छोटा सवाल है, सिर्फ आप व्हाट्सएप करें, डिटेल अपना लिखें, व्हाट्सएप में आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आप एलाबोरेट डिटेल डिस्कशन चाहते हैं, मेरे साथ 1-to-1 वीडियो सेशन बुक करें। इसके बाद हम लोग आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। प्राइवेट कॉलेजेस में भी ऐसा नहीं है आप जस्ट क्वालिफाइड हैं और आप अपने मन से कॉलेज सिलेक्शन कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज ही तो है, मैं जाके वहां एडमिशन ले लूंगा, ऐसा नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए भी मेरिट बेस्ड काउंसलिंग प्रोसेस ही है। कई प्राइवेट कॉलेजेस के कट ऑफ भी काफी हाई हैं। तो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के नाम पे आप अगर सोच रहे हैं कि कोई डायरेक्ट एडमिशन है तो ऐसा नहीं है। आपको काउंसलिंग से ही गुजरना है
और आपको यह समझने की भी जरूरत है क्या उस प्राइवेट कॉलेज में जाने लायक आपके पास मार्क्स हैं या नहीं। आपके मार्क्स और आपके बजट पे आपको क्या कॉलेज मिल सकता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज रिलेटेड भी सवाल समझना चाहते हैं, आपका कोई भी मार्क्स है 200, 300, 400 और आपने अपने लिए XYZ बजट सेट किया है कि 60 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, तो जो भी आपका बजट है और जो आपके मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी कॉलेज की लिस्ट बनानी चाहिए। तो यह भी समझना बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए आप उस कॉलेज के 4-5 साल के पीछे के कट ऑफ, उसके ट्रेंड को अंडरस्टैंड करें कि किस स्कोर तक, किस रैंक तक वो कॉलेज आपको मिल सकता है। प्राइवेट कॉलेज में जो बजट है उसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉलेजेस की फीस हर साल बढ़ती जा रही है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, श्री रामचंद्रा मेडिकल कॉलेज जो 6-7 साल पहले 15 लाख की फीस थी, आज उसकी फीस 30 लाख रुपए पर ईयर है। तो आपको कॉलेज का ट्यूशन फीस समझना बहुत जरूरी है। ट्यूशन फीस के बाद भी जो हॉस्टल है, अदर एक्सपेंसेस हैं, कई स्टेट्स में बहुत ज्यादा हैं। जैसे आपको छत्तीसगढ़, जैसे आपको हरियाणा, कई सारे कॉलेजेस में आपको इंक्रीमेंट है जहां हर साल आपकी ट्यूशन फीस बढ़ती है। इसमें भी हरियाणा के प्राइवेट कॉलेज या कई ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जहां आपको हर साल का इंक्रीमेंट है। तो आप सिर्फ ट्यूशन फीस इंटू 4.5 इसको बजट ना समझें, क्योंकि आपको इन सारे फीस को डिटेल में समझने की जरूरत है, तभी आप अपने टोटल एक्सपेंस को कैलकुलेट कर पाएंगे। इसके बाद लोन है। कई ऐसे पेरेंट हैं वो सोचते हैं कि पहले मैं लोन ले लूंगा फिर मेरा एडमिशन हो जाएगा। लोन के लिए भी MBBS एडमिशन में लोन आपको फर्स्ट ईयर में मिलने में मुश्किल होती है। उसका कारण यह है कि आपको जैसे ही अलॉटमेंट आता है उसके बाद आपको फीस जमा करनी होती है। फीस जमा करने के लिए आपके पास 4-5 दिनों का वक्त होता है। इसमें बैंक इतना फास्ट आपको लोन प्रोसेस नहीं कर सकता है। तो आपको फर्स्ट ईयर के लिए फीस, अदर एक्सपेंसेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, काउंसलिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये सबको कैलकुलेट करके वो टेंटेटिव आपके पास अमाउंट होना चाहिए ताकि आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन करा सकें। इसके बाद ही आप लोन के लिए जा सकते हैं। लोन के लिए भी आप अपनी एलिजिबिलिटी, कितना लोन आपको मिल सकता है, किस इंटरेस्ट पे मिल सकता है, इसको आप पहले से समझ लें। इसकी प्लानिंग को भी समझनी है। कौन सा कॉलेज मिल सकता है, क्या बजट हो सकता है, कितना लोन मिल सकता है, ये सब के लिए भी आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। इसमें अगर आपको हमारी मदद चाहिए, उसके लिए आप 1-to-1 सेशन हमारे साथ बुक कर सकते हैं। कई पेरेंट और स्टूडेंट आज भी मेरे से ये बात कहते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में मैं डायरेक्टली जाके कॉलेज में मिलकर एडमिशन ले लूंगा। हमें भी कई बार फोन आते हैं कि मैं कॉलेज में कॉल करूंगा, मुझे कॉलेज में जाकर डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, मैं फीस का नेगोशिएशन कर लूंगा। तो ये बात आप समझिए कि जी हां, फीस में नेगोशिएशन होता है, और ये बहुत कम ऐसे कॉलेज हैं, ये ऐसे कॉलेज हैं जिनकी सीटें भर नहीं पाती हैं, जिनकी फीस काफी ज्यादा है और डिमांड इतनी नहीं है, वहीं पर फीस का नेगोशिएशन होता है। हर प्राइवेट कॉलेज में फीस का नेगोशिएशन होता है, ये बात सच नहीं है। तो और कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन होता है, ये बात बिल्कुल ही सच नहीं है, क्योंकि चाहे वो NRI कोटा हो, चाहे वो मैनेजमेंट कोटा हो, सबका एडमिशन काउंसलिंग से ही होता है। प्राइवेट कॉलेजेस में ब्रॉडली ये 3 तरह के कोटा होते हैं। इसमें एक स्टेट कोटा है, जो स्टेट कोटा उसी स्टेट के स्टूडेंट के लिए है। ऐसा स्टेट कोटा का एग्जाम्पल अगर समझना चाहते हैं तो इसमें पंजाब है, वेस्ट बंगाल है, साउथ के स्टेट्स हैं, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब जगहों पे स्टेट कोटा है। पर साउथ के स्टेट में, केरला में स्टेट कोटा नहीं है। इसके बाद आता है मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा का यह मतलब नहीं है कि कॉलेज मैनेजमेंट खुद डिसाइड करेगी कि किसको एडमिशन देना है। मैनेजमेंट कोटा का एडमिशन भी मेरिट और काउंसलिंग के थ्रू ही होता है। इसके लिए आपको काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करना है। एक और सवाल आप बार बार पूछते हैं, MCC से 15% ऑल इंडिया कोटा से मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा। तो यह बात बिल्कुल गलत है। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए
कोई 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग एमसीसी नहीं करता है। प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग उस स्टेट की काउंसलिंग से ही होता है। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करना है। और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कोई फिक्स्ड 15% ऑल इंडिया कोटा नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में ना कोई स्टेट कोटा है, ना कोई ऑल इंडिया कोटा है, ना कोई एनआरआई कोटा है। 100% सीटें ओपन है, ओपन फॉर एवरीबॉडी, ओपन फॉर एंटायर इंडिया। लेकिन कर्नाटका में 20% सीटें ओपन कैटेगरी में आती हैं। कई स्टेट्स में 35% सीटें ओपन हैं। कहीं पर जैसे तेलंगाना और आंध्रा, उसमें कैटेगरी बी की 35% की भी 15% सीटें केवल ऑल इंडिया स्टूडेंट के लिए है। बाकी जो सीटें हैं वो वहीं के स्टेट के बच्चों के लिए है। तो प्रैक्टिकली अगर 35% का 15% करेंगे तो सिर्फ 5% सीटें हैं। इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। आपको कुछ स्टेट क्लोज हैं, वहां आपके लिए कोई ऑल इंडिया कोटा नहीं है। तो अगर आप पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में अगर आप देखेंगे तो आपके लिए कोई भी सीट ओपन नहीं है। उड़ीसा भी एक क्लोज स्टेट है, वहां भी आपके लिए कोई सीटें नहीं है। तो आपको सही ढंग से सीट मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो। एनआरआई कैटेगरी से जाना चाहते हैं, कई स्टेट्स में गवर्नमेंट कॉलेज में भी एनआरआई कैटेगरी है और प्राइवेट कॉलेजेस में भी कई स्टेट्स में है। कई स्टेट्स में प्राइवेट कॉलेजेस में एनआरआई कैटेगरी नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा, उत्तर प्रदेश में प्राइवेट कॉलेजेस में भी एनआरआई कोटा नहीं है। तो आपको हर स्टेट के सीट मैट्रिक्स को सही से समझना होगा, कॉलेजेस के कट ऑफ को सही से समझना होगा, फीस स्ट्रक्चर को सही से समझना होगा और अपने कोटा, अपने कैटेगरी, अपने डॉक्यूमेंटेशन, अपना बजट, अपना रैंक, मार्क्स, इसको समझने के बाद ही आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। और इन सब के लिए अभी आपके पास वक्त है। आप इन सब की प्लानिंग करें। इसमें अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए, आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।